अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे हमको, हम मंच अपना बना लेंगे। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा, निम्नलिखित में से किस नर्तक कथकली से संबंधित हैं? तो कौन सी नर्तक जो डांस करती हैं कथकली नृत्य से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी कुंचू कुरुब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेलकम टू अजय सर क्लासेज जीके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, इससे बाहर नहीं जाएंगे। आप विश्वास बनाए रखना और वीडियो को अंत तक देखना अच्छे से आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध शाकगढ़ नामक एक छोटे गढ़ से संबंधित थे और एक डैश थे। मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो एक शाकगढ़ से संबंधित थे, मतलब वो शाकगढ़ के थे, शाक्य कुल के थे। महात्मा बुद्ध जो थे भगवान बुद्ध के नाम से भी जानते हैं, इन्हें भगवान विष्णु का 10वां अवतार भी कहा जाता है। तो महात्मा बुद्ध जी शाकगढ़ से संबंधित थे, ये भी आप ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यह एक क्षत्रिय थे, तो महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे, आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से क्या हरित क्रांति का एक घटक नहीं है? मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति होती है, हमने आपको बताया था MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं और इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था, प्राथमिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सा एक घटक है, एक बात जो है उससे संबंधित नहीं है। अब कृषि की बात आएगी तो आप कृषि संबंधित चीज़ें लगाना। अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज, बिल्कुल सही है। अब ज़्यादा कृषि को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति आई थी। तीसरा ऑप्शन, एकाधिक फसल पैटर्न, एक से अधिक फसल, मतलब जो फसल हैं क्रॉप्स हैं वो उगें। चौथा ऑप्शन, उर्वरकों और रसायनों का उपयोग हो, मतलब फर्टिलाइजेशन और केमिकल का यूज़ करके फसलों का अच्छा बना सकें। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऐसी बात नहीं कही गई थी। MSP की बात नहीं कही गई थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नहीं कही गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली एक डक्का संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो एक डक्का संगीत वाद्य यंत्र संबंधित जो नृत्य शैली है वो केरल की है, तो आपके सामने दिख रहा है ऑप्शन डी आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल का है, आपको याद रखना है, केरल का है मोहिनी अट्टम। ऐसी कथक कहाँ का है? तो कथक उत्तर भारत का है, आपको मैंने बता दिया है। मणिपुरी मणिपुर का, उड़ीसी उड़ीसा का है। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे देखेंगे, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था सेकंड क्लास में, जिन्होंने सेकंड क्लास नहीं देखी है वो जल्दी से हमारी सेकंड क्लास भी देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कल कि बेकिंग सोडा जो है, बेकिंग सोडा को खाने वाला भी सोडा बोलते हैं, आपको जो मैंने कल बताया था। तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, इसका फॉर्मूला हो जाएगा NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूं सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये धोने का सोडा हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिन किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो के लाइक तो बनता ही है। आगे बढ़ेंगे, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिकतम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो आपको बता दूं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में किया गया था। इस समय कौन थे प्रधानमंत्री? आपको पता होना चाहिए। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जब आया था उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और राष्ट्रपति कौन थे उस समय? उस समय राष्ट्रपति जी का पद था ही नहीं, आप जी ध्यान रखना, क्योंकि राष्ट्रपति पहले बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 को, जी आपको दिमाग में रखना है। प्रधानमंत्री जी अकेले थे। अब यहाँ पर इतना मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसके बारे में बहुत अच्छे समझना है। हर शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न आया ही आया है, SSC MTS हो, चाहे CHSL हो, चाहे SSC CGL हो, यहाँ से प्रश्न बनता ही है। तो बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना आप। डैश में भुगतान संकुलन है ना, भुगतान संतुलन में संकट के कारण, डैश वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई। तो 1991 में 1991 में भुगतान संतुलन में संकट आया था। उस समय भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। यहाँ से प्रश्न पूछता है, जब 1991 में भारत में आर्थिक संकट आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय वित्त मंत्री कौन थे, उस समय राष्ट्रपति कौन थे? जो कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ है। तो अभी हम इससे संबंधित सारी जानकारियाँ पूर्ण कर लेते हैं। तो ध्यान से हम इस वीडियो को आगे देखेंगे कि SSC में बारिश करने वाले सवाल, SSC में यहाँ से इतने प्रश्न आते हैं, एक तरह से बारिश ही होती है।
तो जो हम जीके में पढ़ने जा रहे हैं, एक तरह से बारिश ही आपको मिलेगी, जो आगे चल के आपको एग्ज़ाम मिलेंगे एसएससी के, उसमें सब में आएंगे। 1991 में भारत के वित्त मंत्री कौन थे? अब जी हम देखेंगे बारिश वाले प्रश्नों में। तो 1991 में भारत के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में जब वित्त मंत्री थे तो उस समय आर्थिक समस्या आई थी उस समय, तो इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके इन्होंने बहुत मेंटेनेंस बना के रखा था, बहुत अच्छे वित्त मंत्री कहलाए थे उस समय, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो 1991 में मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उत्तर में हम देखेंगे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, थोड़ा समझेंगे, भाग रहा है थोड़ा, इसको पकड़ के रखता हूँ। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। आगे हम बढ़ते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन, कब भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई? तो कब भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक शुरुआत हुई थी सुधारों की? तो 1991 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। यहीं से और क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, 1991 में जब आर्थिक संकट आया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तब 1991 में आर्थिक संकट आया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जो आपको पता ही होना चाहिए। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे पीवी नरसिम्हा राव, इनका पूर्ण रूप है पामुलपर्ती वेंकट नरसिम्हा राव, इनको शॉर्ट में पीवी नरसिम्हा राव भी कह देते हैं। इनका जो कार्यकाल रहा 90 प्रधानमंत्री के रूप में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको याद रखना है। 1991 से 1996 तक इनका 90 प्रधानमंत्री के रूप में कार्य रहा है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी, आपको ये याद रखना है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी। आगे की ओर बढ़ते हैं। 1947 के बाद में कितने प्रधानमंत्री रहे? 1947 जब भारत आज़ाद हो गया, या फिर इस तरह से पूछ सकता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के कितने प्रधानमंत्री रहे? तो आपका उत्तर सही क्या हो जाएगा? 14। 14 इज द राइट आंसर। नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में हैं अपने भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। भारत की पहली महिला शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, भारत की पहली शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी। आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है यहाँ से दो तरह से प्रश्न, तो आप ध्यान रखेंगे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। दूसरे तरह से कैसे क्वेश्चन आता है, ध्यान सुनेंगे आप लोग, कि शिक्षा दिवस किन की याद में मनाया जाता है? एजुकेशन डे किन की याद में मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम की याद में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो भारत की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। अगर आपसे कहा जाए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी, तो आप उत्तर लगाना इंदिरा गांधी। ध्यान से समझेंगे आगे ऐसा क्यों। भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, मतलब पूर्ण रूप से इन्होंने कार्यभार संभाला है 5 वर्ष तक। अगर मैं बात करूं आगे इंदिरा गांधी के बारे में, हालांकि इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाला था। मतलब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री भी थी और साथ ही साथ वित्त मंत्री भी थी। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप ध्यान रखना कि किस महिला प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्रालय का पद संभाला था, तो उत्तर होगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो हैं उत्तर प्रदेश की हैं, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे और ये तीसरे नंबर के भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये आप ध्यान रखना। पहले तो आपको पता ही है कि जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू तो वो प्रधानमंत्री थे। अगर राष्ट्रपति की बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे जो राष्ट्रपति थे वो राधा कृष्ण सर्वपल्ली थे, आपको ध्यान रखना है।
अगर मैं बात करूं कि 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने, तो 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद कौन बने थे, उनके बेटे, उत्तर में मैंने लिखा है उनके बेटे राजीव गांधी ने भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो राजीव गांधी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगातार 3 बार प्रधानमंत्री कौन बना था, लगातार। तो अगर हट के अपने पद से, तो आपको याद रखना है अलग अलग रूप से अटल बिहारी वाजपेयी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो पहला कब बने थे, 16 मई से 1 जून 1946 को, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, पहली बार 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक अटल बिहारी वाजपेयी बने। फिर दूसरी बार कब बने, 1998 में बने थे। फिर उसके बाद तीसरी बार कब बने, 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक अटल बिहारी जी अपने पद पर रहे। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो भारत में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का 16 साल 286 दिन तक, आपको ये ध्यान रखना है 16 साल 286 दिन तक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है, आपको याद रखना है। जी स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, आपको याद रखना है। भारत का पहला मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन था या कौन थे, तो मुफ्ती मोहम्मद सईद, भारत के पहले प्रधानमंत्री मुस्लिम मुफ्ती मोहम्मद सईद थे, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब आ गया आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन और भी ज़्यादा, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, हम बता चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव। लेकिन 1991 से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो 1991 से पहले कौन प्रधानमंत्री थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप सिंह जो हैं वो 1991 से पहले भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आर्थिक सुधार के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय रामस्वामी वेंकटरमन थे। तो भारत के राष्ट्रपति उस समय रामस्वामी वेंकटरमन थे। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम जानेंगे भारत के कुल 8 शास्त्रीय नृत्य। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जो आपको अच्छे से याद रखना है। पहला है भरतनाट्यम, दूसरा है कथकली, तीसरा है मोहिनीअट्टम, चौथा है कथक, पांचवा है उड़ीसी और छठवा है मणिपुरी, सातवां है कुचिपुड़ी, आठवां है सत्रिया। ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि ये कहां कहां पर मनाए जाते हैं, आपको ध्यान से सुनना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली मोहिनीअट्टम केरल में, कथक उत्तर भारत में मनाया जाता है, ओडिसी उड़ीसा में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिया असम में। सत्रिया जो नृत्य है सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है। और सबसे पुराना कौन सा है, तो सबसे पुराना भरतनाट्यम है, आपको क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का। इसे अग्नि को नृत्य द्वारा दर्शाया जाता है। भरतनाट्यम नृत्य को अग्नि को नृत्य के रूप में दर्शाया जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अब हम देखेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण जिनकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। दूसरा क्वेश्चन, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर मतलब टैक्स वसूला करते थे उसे क्या कहते थे, ऑप्शन ए बलि आपका सही उत्तर होगा। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा धातु के सिक्के जो जारी किए गए थे वो सोने के थे। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं, तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा शिव होगा। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव देवता को समर्पित हैं। छठवां क्वेश्चन, मूलभूत अधिकारों की सूची में किस
संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है? तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। कब आया था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। उसको हटा दिया गया और कानूनी तौर पर इसको 300A में रख दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी, 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का अधिकार को हटाया गया है, 300A में रखा गया है। 7वां क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होती है, जितने मंत्री होते हैं उनके विरुद्ध मतलब खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल हम लोकसभा में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 7 का सी नहीं, बी उत्तर होगा, केवल लोकसभा। तो आपका अगला क्वेश्चन, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कब की थी? तो गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में होती है। 1915 में गांधी जी वापस आते हैं, 1916 में साबरमती आश्रम की शुरुआत होती है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह अहमदाबाद टेक्सटाइल कंपनी में। जी आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है। अगर मैं बात करूँ साबरमती आश्रम की जो स्थापना गांधी जी ने की थी और साबरमती आश्रम को कौन बनाया था, उसका वास्तुकार कौन था? तो मैं आपको बता दूं, चार्ल्स कोरिया वास्तुकार थे साबरमती आश्रम के। जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे पूछेगा भी, आप ध्यान रखना अच्छे से। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? संसद के दोनों सदनों का सत्र जो संयुक्त रूप से बुला सकते हैं तो राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ेंगे। इन प्रश्नों को आप बहुत ध्यान सुनते रहना, हो सके तो आप नोट करके इनको याद करना दोबारा रिवीजन के तौर पर। जो नहीं कर सकते हैं वो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का वर्णन है? तो 3 प्रकार के हमारे संविधान में आपातकाल हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से, ध्यान सुनो आप लोग। राष्ट्रपति शासन है ना, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले राष्ट्रीय आपातकाल आता है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को मैं पिछले वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। ये भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 में, 15 मार्च 1950 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, किसने किया था, ये भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था। तो इसलिए आप हमारी पुरानी वीडियो को भी स्किप ना करें, ध्यान से सुनें और देखें, और आगे भी जो वीडियो हैं उनको भी आप अच्छे से देखते रहें। तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन, चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर क्या होता है? तो चीज़ों की मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने पर चीज़ों की कीमतों में कमी आती है। जैसे कि टमाटर की मांग है, टमाटर बहुत ज़्यादा मांग है और टमाटर बहुत मार्केट में आ रहे हैं, तो ज़्यादा मात्रा में आएंगे, पूर्ति हो जाएगी सभी लोगों की, तो क्या होगी, उसकी कीमत घट जाएगी। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? थोड़ा समझने का प्रयास करना। जो फोटो है थोड़ा सा क्लियर नहीं आ पाया है, लेकिन आप सुनना ध्यान से। लिखा हुआ कम समझ में आया, लेकिन सुना हुआ आपको पूरा समझ में आएगा। भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार कैसे है? तो भारत में कागजी नोट मुद्रा, कागजी मतलब जो नोट होते हैं, उसको जारी करने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। आपका सी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आरबीआई के पास है अधिकार पूरा कागजी नोट का। अगर मैं बात करूं अगले प्रश्न 14 की, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन मतलब दूध उत्पादन से। आप ध्यान रखना, दूध जो उत्पादन करते हैं ना, ज़्यादा बढ़ावा देना। भारत में दुग्ध उत्पादन के जनक किससे कहा जाता है? बर्गियन कुरियन को कहा जाता है, बर्गियस कुरियन को कहा जाता है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा साधन केंद्र सरकार के राजस्व का सोर्स नहीं है? केंद्र सरकार का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स नहीं ले सकता केंद्र सरकार कृषि पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आयकर पे लग जाएगा, कॉर्पोरेट पे लग जाएगा, उत्पाद शुल्क पे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारागाह मतलब चारा के घास के मैदान को पैम्पास कहाँ बोलते हैं? पैम्पास के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो पैम्पास के नाम से दक्षिण अमेरिका में जाना जाता है। जो चारे के घास के मैदान होते हैं, पैम्पास के नाम से दक्षिण अमेरिका में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर क्या मापने के काम आता है? एनीमोमीटर जो है पवन का वेग मापने के काम आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैकड़ों बार परीक्षा में रिपीट हो चुका है, आगे भी आएगा। अगला क्वेश्चन, मारियाना खाई कहाँ पर है? मारियाना खाई प्रशांत महासागर में है। हमारे शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जीवी शक्ति होती है? तो हमारे शरीर में सबसे कम जो
अगर बात किया रीजनरेट वाली पावर जो होती है वो हमारे मस्तिष्क में होती है। अगर रीजनरेट अगर दिमाग में चीज़ें होती तो हमारे शरीर में लकवा जैसी बीमारी हो जाती है, तो वो शरीर ठीक नहीं कर पाता, इसलिए देर में यहाँ पर जनरेट हो पाती हैं चीज़ें। तभी तो कहते हैं दिमाग में मारना नहीं चाहिए किसी के, नहीं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाता, पागल हो जाता है, दिमाग खराब भी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मानव हृदय में कितने बॉल्ब होते हैं? तो मानव हृदय में 2 बॉल्ब होते हैं, बॉल्ब के सेट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं, ये भी आप याद रखना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 2 बॉल्ब सेट होते हैं। क्लियर हो गया आपको। रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा है? रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करने वाला मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला जो सेल है वो ऑप्शन सी है आपका, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोधक को उत्पन्न करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डाइजेस्ट एंजाइम का सोर्स है। डाइजेस्ट करना मतलब हमारे शरीर को पाचन में कौन सा मदद करता है? एग्जाम क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही उत्तर होगा, लार ग्रंथि हमारा पाचन क्रिया को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइकोप्लाज्मा। लाइकोप्लाज्मा किस रोग से संबंधित है? तो ऑप्शन ए, श्वास संबंधी रोग से संबंधित है लाइकोप्लाज्मा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। ये आपको ध्यान रखना है। धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी शब्द ये तीनों के तीनों जोड़े गए थे, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, वैसे काफ़ी हो गया है। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। तो आप हमारे वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें, जिन्होंने लाइक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, विश यू ऑल द बेस्ट।